हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक नए चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, और वो नया चैप्टर आपकी स्क्रीन पे है कि धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण और चल कुंडली धारा मापी। ये जो चैप्टर है ये आप सभी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वन शॉट रिवीजन आज आपका होने वाला है, अर्थात सिंगल एक वीडियो के जरिए आपको ये पूरा टॉपिक समझ आने वाला है। सो स्टार्ट करें बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। इसके जितने भी पहले टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे डिटेल में और साथ ही साथ समझेंगे कि आपके एग्जाम में उन टॉपिक्स से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कितने नंबर के कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सो सबसे पहला बच्चों आपका टॉपिक है और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारा लूप पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले आप चित्र के माध्यम से स्टूडेंट समझिए। अगर आपने इस क्वेश्चन को चित्र के माध्यम से समझ लिया तो ऐसी स्थिति में आप इस पूरे डेरिवेशन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा होगा और एक यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा। तो इसी चित्र को हम जो है वो थोड़ा सा मैथमेटिकल रूप में जब लाते हैं तो ये चित्र बनता है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको ये समझाऊंगा, फिर आप ये समझेंगे और इन दोनों चित्र के माध्यम से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो आइए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर आपने ध्यान दे दिया तो बाकी पूरा टॉपिक आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि एक धारावाही लूप लिया है या एक कहें कि एक कुंडली लिया है हमने, और इस कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया है। ठीक है, इस कुंडली को जब आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी धारावाही कुंडली को लटकाया जाता है तो उस कुंडली पे एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। उस कुंडली पर क्या, एक बलयुग्म मतलब बलों का जोड़ा काम करने लगता है और वो बलों का जोड़ा कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है, कुंडली में घूर्णन गति उत्पन्न कर देता है। सो सिंपल शब्दों में आपको यह समझ आया कि जब किसी कुंडली को, किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में उस कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, अर्थात बलों का जोड़ा कार्य करने लगता है और वो बलों का जोड़ा उस कुंडली में घूर्णन गति उत्पन्न कर देता है। तो जब ये घूर्णन गति उत्पन्न करेगा तो इसमें एक बलयुग्म का आघूर्ण काम करेगा। तो वही बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमें यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे समझिए, कुंडली ABCD है और जब इस कुंडली को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, इसमें धारा दक्षिणावर्त प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए I। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या बच्चों, इस कुंडली के प्रत्येक सतह पर या प्रत्येक भाग पर, जैसे AD, DC, BC, AB, इन प्रत्येक भागों पर बल कार्य करेगा। क्यों? और बल इसलिए कार्य करेगा क्योंकि जब किसी चालक को या जब किसी कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है और वो बल होता है बच्चों क्या, IBL sin थीटा, है ना। F बराबर IBL sin थीटा अभी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था। सो अब हम देखेंगे कि इस वाले हिस्से पर यानी AB पर बल कैसे और कितना जो है वो निकल रहा है। तो इस AB हिस्से पे बल जब आप देखेंगे तो बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। सो इस वाली उंगली को जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इस वाले कुंडली पर बल की दिशा आप देख सकते हैं ऊपर की ओर जा रही है। तो ये F1 की वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है। और अगर यहाँ पे आप चुंबकीय क्षेत्र को देखेंगे ऐसे और धारा की दिशा आपकी नीचे की तरफ आ रही है तो ये अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है, यानी कि ये F2 जो बल लग रहा है ये नीचे की तरफ लग रहा है। अच्छा, ये दोनों कुंडलियों पर बल कैसा लग रहा है, तो इस वाले पे बल ऊपर की ओर लग रहा है F3 पर, यानी AD भुजा पर ऊपर की तरफ F3 बल लग रहा है और BC भुजा पर F4 नीचे की तरफ लग रहा है। एक चीज आप अगर ध्यान देंगे तो यहां से आप बच्चों समझ सकते हैं कि ये जो F3 बल है और F4 बल है ये दोनों एक दूसरे के समान बल हैं परंतु विपरीत दिशा में हैं और इनकी क्रिया रेखाएं भी एक समान हैं। इनकी क्रिया रेखाएं भी क्या हैं, एक समान हैं। तो जब क्रिया रेखाएं एक समान हैं, बल एक समान है लेकिन दिशा विपरीत है, तो ऐसी स्थिति में इनका परिणामी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, काट देंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। जैसे मैं हूं यहाँ पे,
एक आदमी मेरे हाथ को इधर खींच रहा है 5 न्यूटन के बल से, एक आदमी मेरे हाथ को इधर खींच रहा है 5 न्यूटन के बल से, तो मैं किधर जाऊंगा? मैं एक जगह ही स्थिर रहूंगा, यानी कि इन दोनों बलों का प्रभाव निरस्त हो गया। इसी तरीके से एक बल ऊपर लग रहा है, एक बल नीचे लग रहा है, दोनों की क्रिया रेखाएं समान हैं, तो ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो इस कुंडली पर सिर्फ ये दो बल कार्य करते हैं, F1 और F2। तो इसको अगर मैथमेटिकल रूप में बनाएं तो मान लेते हैं बच्चों कि ये एक धारावाही लूप ये है, ये एक धारावाही लूप है, ठीक है। और इस धारावाही लूप पर यहां पर F1 बल कार्य कर रहा है ऊपर की तरफ और F2 बल कार्य कर रहा है नीचे की तरफ। अब आपके दिमाग में ये चीज आएगा कि सर ये दोनों आपस में निरस्त नहीं होंगे क्या? तो नहीं होंगे बच्चे, ये दोनों बल बलयुग्म बनाएंगे, निरस्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है। इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, तो ये दोनों एक ही क्रिया रेखा नहीं है इनकी। आप यहाँ पे देखेंगे इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक ही थी, लेकिन इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। तो जब दो बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं, दोनों बल बराबर होते हैं परंतु विपरीत दिशा में होते हैं, तो वो बलयुग्म बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? बलयुग्म। और वही बलयुग्म इस धारा लूप को घुमाने का प्रयत्न करेगा, इस धारा लूप में एक तरीके से घूर्णन गति उत्पन्न कर देगा। ठीक है बच्चों, अब इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। कुंडली की लंबाई बच्चों L है। कुंडली की लंबाई क्या है? लंबाई, इस कुंडली की लंबाई यानी कि भुजा AB और DC, इसका मान L है, और भुजा AD और BC चौड़ाई, इसका मान कितना है बच्चों? तो उसका मान है B। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला कोण थीटा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप यहाँ पे इसकी लंबवत दूरी निकालेंगे, ये वाली वैल्यू, इन दोनों बिंदुओं से लंबवत दूरी निकालेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कैसे निकलेगा? तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका कितना? B बटा और वो लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे लंबवत दूरी बराबर हो जाएगा आपका B साइन थीटा। B साइन थीटा, अगर आप इसको नाम देना चाहें तो F1 और F2 के बीच की लंबवत दूरी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा B साइन थीटा। अच्छा, और F1 और F2 के कारण जो बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे F1 तथा F2 द्वारा धारा लूप पर उत्पन्न बल आघूर्ण, धारा लूप पर उत्पन्न बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण को बच्चों टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ये बात तो सभी को पता है। तो जब सभी को पता है तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण बराबर होता है बच्चों इन दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, क्योंकि ये दोनों बल क्या हैं? समान हैं। तो ऐसी स्थिति में F1 हम मान लेते हैं यहाँ पे F1 और इनके बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी कितनी है बच्चों? B साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने B साइन थीटा लिख दिया। अच्छा, इन बल का परिमाण क्या होगा? जब भी किसी धारा लूप या कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कितना बल लगता है? IBL लगता है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? IBL होता है। ये हम पहले से जानते आ रहे हैं, इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने डिराइव भी किया था फॉर्मूला। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? IBL और इंटू B साइन थीटा। बच्चों देखिए, ये लंबाई और चौड़ाई ये क्षेत्रफल होता है। लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप लिख भी देंगे कि चूंकि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है धारा लूप का क्षेत्रफल। तो ऐसी स्थिति में टाउ बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? फाइनल प्रोडक्ट IAB साइन थीटा। ये आपका किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि A बराबर क्या है? एरिया ऑफ लूप, यानी लूप का क्षेत्रफल। समझ आया? ये आपका जो है वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने भाषा आपको समझाया है वो आपको सबसे पहले ऊपर लिख देना है और उसके बाद यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करके ये फॉर्मूला लेते आना है। मजा आया? मजा आया सबको? बता दीजिए एक बार फटाफट।
बहुत ही खूबसूरत ये टॉपिक है और बहुत बढ़िया तरीके से अगर आपने समझा, एक बार फिर से रिवाइज मैं करवा देता हूँ। एक कुंडली है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, तो इस कुंडली के प्रत्येक भाग पर एक बल लगेगा और इस बल की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। ये जो दोनों हिस्सा है AD और BC, इस कुंडली के AD और BC हिस्से पर लगने वाला बल समान है परंतु विपरीत दिशा में है और इनकी क्रिया रेखाएं भी सेम हैं, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन इस कुंडली की भुजा AB और DC पर लगने वाला बल समान परंतु विपरीत दिशा में है, लेकिन इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अतः ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे, ये बलयुग्म बना लेंगे, जो बलयुग्म इस धारावाही लूप को घुमाने का प्रयास करेगा। और जब घुमाने का प्रयास करेगा तो F1 और F2 इन दोनों बलों के कारण जो उत्पन्न बलयुग्म का आघूर्ण होगा वो हो जाएगा टाउ बराबर F1 इंटू B साइन थीटा, यानी इन दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण गुणे लंबवत दूरी। तो F1 का मान आप जानते हैं IBL होता है और इंटू B साइन थीटा, L इंटू B लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो टाउ बराबर IAB साइन थीटा। और यही फॉर्मूला होता है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखने पर बलयुग्म का आघूर्ण का। समझ रहे हैं? तो इस पे आएगा बहुत सारा क्वेश्चन जो कि आपको याद रखना है और इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछ दिया जा सकता है कि यदि इस कुंडली पर n फेरे हैं, यानी इस कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो टाउ बराबर n IAB साइन थीटा हो जाएगा। तो इसमें बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक है बच्चों आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है आपका चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी। अब चल कुंडली धारामापी जैसा कि नाम से ही बच्चों स्पष्ट है, चल कुंडली धारामापी यानी एक ऐसी कुंडली जो लगातार चलती रहती है और उसके माध्यम से हम धारा का मापन करते हैं, उसी को हम कहते हैं चल कुंडली धारामापी। ये तो एक सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, एक चीज आपको याद रखना है कि इस धारामापी के द्वारा हम धारा का माप कर सकते हैं। धारामापी मतलब धारा का मापन करने वाला। तो एक ऐसा सुग्राही, एक ऐसा सरल यंत्र जिसके माध्यम से हम धारा का मान बड़ा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, वही यंत्र कहलाता है चल कुंडली धारामापी। अब सवाल ये उठता है कि इसका सिद्धांत क्या है। कई बार इसकी प्रिंसिपल के बारे में पूछा जाता है कि चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत क्या है। तो बच्चों वही सिद्धांत है जो आपको अभी बताया गया है कि जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस कुंडली में एक तरीके से घूर्णन गति उत्पन्न हो जाती है। जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो वो कुंडली घूमने लगती है और ऐसी स्थिति में उसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इस बल आघूर्ण का मान इसमें उत्पन्न उस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करती है। अर्थात जब भी हमें चल कुंडली धारामापी में धारा ज्ञात करना होगा तो उस कुंडली का जो विक्षेप होगा, विक्षेपिक जो बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, उसके मान को निकाल के हम धारा का मान निकाल सकते हैं। चल कुंडली धारामापी का चित्र कुछ ऐसा बनाया जाता है जिसमें एक कुंडली होती है, उनको दो मैग्नेट के बीच में इस तरीके से रखा जाता है। ठीक है, आप इसको अपनी किताब में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट किया जाता है और इसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर जो है वह इस तरीके का चित्र है। आराम से एक बार देख लीजिएगा। एक चीज़ और वो चीज़ बच्चों क्या है, धारामापी में ये जो चल कुंडली धारामापी है इसका प्रकार पूछ देता है कितने प्रकार का होता है। तो चल कुंडली धारामापी जो है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन सा? एक होता है आपका किलकित कुंडली धारामापी और एक होता है आपका, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, चल कुंडली धारामापी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका किलकित कुंडली धारामापी और एक क्या होता है, जल्दी बताइए फटाफट। एक मैंने बता दिया, एक आपको बताना है। अगर आपने पढ़ाई की होगी अच्छे तरीके से तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चों का करेक्ट जवाब आ रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली कई क्लासेस में मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। जी,
तो इसको आप आंसर करिएगा कमेंट में। एक तो मैंने बता दिया किलकित कुंडली धारामापी, और एक और आपको बताना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, और वो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने से पहले आपको चुंबकीय द्विध्रुव पता होना चाहिए, है भाई। आपको क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स? चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव। और आपको बच्चों मैंने ये बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो जिस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव बताया था वैसे ही आपका चुंबकीय द्विध्रुव होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव में मैंने बताया था कि एक ऐसा यंत्र जिसके एक हिस्से पे -q आवेश और एक पे +q आवेश स्थित होता है, और ये दोनों आवेश कुछ दूरी पर होते हैं, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दो चुंबकीय आवेश हैं, एक -m है और एक +n है, m है, तो ऐसी स्थिति में अगर इनके बीच की दूरी कुछ है तो इसी को हम कहते हैं क्या? चुंबकीय द्विध्रुव। इस निकाय को हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है। तो चुंबकीय द्विध्रुव समझ में आया कि जब दो चुंबकीय आवेश एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, और कैपिटल M बराबर एक फॉर्मूला होता है इन दोनों आवेशों में से, इन दोनों चुंबकीय आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बहरहाल ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन कभी कभी इस वाले फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको चुंबकीय आघूर्ण M का मान निकाल लेना है, तो M बराबर NIA, या फिर अगर ये चुंबकीय जो द्विध्रुव है वो धारावाही लूप की तरह कार्य करे तो ऐसी स्थिति में M बराबर NIA होगा और बराबर में M × L लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। यह है चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला जिसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। मजा आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। बहुत मजेदार ये चैप्टर है और जितना कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे उतना ही मजा आएगा। अब आपका है एक और नया कॉन्सेप्ट और वो है धारामापी का अमीटर में परिवर्तन। धारामापी का अमीटर में परिवर्तन होता क्या है कि गैल्वेनोमीटर को जब आप अमीटर में बदलना चाहते हैं, अमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो धारा को मापता है, ठीक है। तो धारामापी को अगर आप अमीटर यंत्र बनाना चाहते हैं या अमीटर में परिवर्तित करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो कुछ प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा और इसके आधार पे बच्चों एक आपको फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को बच्चों समझ लीजिए ताकि अच्छे तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए, जब भी आपको धारामापी को हम G से प्रदर्शित करते हैं और इसमें एक विक्षेपक सुई होती है जो इस तरीके से विक्षेप करती है अपने रीडिंग के बीच में, ठीक है। तो ये एक गैल्वेनोमीटर है यानी धारामापी है, और इस धारामापी को अगर हमें अमीटर में बदलना है तो धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए हम एक बहुत ही कम अल्प वैल्यू का, अल्प मान का एक प्रतिरोध इस धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। एक लाइन यहां पे लिखेंगे बच्चों कि धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए सर्वप्रथम हम एक बहुत ही कम मान के प्रतिरोध को इस धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। इस प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, इसे शंट S कहते हैं, ठीक है। इसका मान इसलिए कम लेते हैं और इसे समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं ताकि इस पूरे समायोजन का प्रतिरोध कम हो, जिसके वजह से इसमें आसानी से धारा प्रवाहित हो सके और इसका मान हम कैलकुलेट कर सके। तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें जैसे ही हमने समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ा तो धारा बटेगी कैसे, क्योंकि समांतर क्रम में बच्चों क्या हो जाता है, समांतर क्रम में धाराएं अलग अलग होती हैं और विभव समान होता है। तो मान लीजिए ये I धारा इस पूरे परिपथ में पहले प्रवाहित हो रही थी, जैसे ही हम इस प्रतिरोध को लगाएंगे तो इस गैल्वेनोमीटर में IG धारा चली जाएगी और शेष जो धारा है वो इधर आ जाएगी। तो जब पूरी धारा I है, गैल्वेनोमीटर में IG चली गई तो इधर कितनी बची, तो I में से IG को घटा देंगे, यानी पूरी धारा में से गैल्वेनोमीटर में जो धारा गई, धारामापी में जो धारा गई उसको घटा देंगे, तो I - IG इस वाले सर्किट में प्रवाहित होगी धारा और फिर यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो ये IG आएगी और इधर से I - IG जोड़ेंगे तो I आ जाएगा।
तो यहां से निकल जाएगा I। ठीक है, तो समांतर क्रम में है ये दोनों बच्चों, ये दोनों प्रतिरोध क्या हैं, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में एक चीज समान होता है और वो क्या होता है, वो होता है विभव। तो यहां पे अब लिखेंगे कि हम जानते हैं, पहले जो रचना मैंने बताया, जो चित्र समझाया उसके बारे में लिखिएगा, उसके बाद डैश 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 करके हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभव का मान समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है, हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है। अतः यहां पे लिखेंगे अतः, याद रखिए बच्चों, इस धारामापी के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो इस संट के जो अल्प मान का प्रतिरोध है उसके सिरों के विभवांतर के बराबर होगा, क्योंकि इस समांतर क्रम में दोनों हैं और समांतर क्रम में विभव का मान समान हो जाता है। यानी Vg बराबर हो जाएगा कितना, Vs, यानी गैल्वेनोमीटर में जो विभव होगा वो संट के विभव के बराबर होगा। अब गैल्वेनोमीटर में विभव कितना होगा, तो ओम के नियमानुसार यहां पे लिखेंगे, ओम के नियमानुसार V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो गैल्वेनोमीटर में धारा Ig जा रही है और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है बराबर, इसमें धारा I माइनस Ig जा रही है और इसका प्रतिरोध S है। तो यहां पे I माइनस Ig और इसका प्रतिरोध कितना है बच्चों, S है, तो S हमने लिख दिया। तो अब अगर आपको गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध निकालना है तो G बराबर I माइनस IG बटे में I और इंटू S हो जाएगा। और अगर आपको इस S का मान निकालना है तो S का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, IG बटे में I माइनस IG और इंटू G, ये फॉर्मूला बच्चों आप यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस संट का प्रतिरोध निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। कुछ बच्चों को यहां नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं, S बराबर IG, S बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, IG बटे में I माइनस IG और इंटू कैपिटल G। ये है आपका धारामापी का अमीटर में परिवर्तन का पूरा निगमन, और जिसको मैंने आपको पहले समझाया, इस चित्र को अच्छे तरीके से बताया, फिर इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कराया, और उम्मीद है कि आपको अब ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सबको क्लियर हो चुका बच्चों, सबको क्लियर हो चुका, मजा आया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन 3-3, 4-4 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पूछा जाएगा। अच्छा, एक चीज और बच्चों कि पूछा जाता है कि अमीटर को वैद्युत परिपथ में हम किस क्रम में जोड़ते हैं। तो यहां पे एक स्टार पॉइंट लिख के बता देंगे कि अमीटर को विद्युत परिपथ में या विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को जोड़ते हैं, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अमीटर को हम विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन धारामापी का अगर अमीटर में परिवर्तन करते हैं तब इस प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। सो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अमीटर को अगर हमें विद्युत परिपथ में जोड़ना होगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, और धारामापी का अमीटर में परिवर्तन करना होगा तो धारामापी के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, धारामापी का वोल्ट मीटर में परिवर्तन। धारामापी का वोल्ट मीटर में परिवर्तन कैसे होता है ये आपको जल्दी से जल्दी बताना है। धारामापी का बच्चों वोल्ट मीटर में आप परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, कौन बताएगा? यह चित्र आपको अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए बहुत आसान हो जाएगा ये चित्र आपके लिए। अभी जस्ट
5 मिनट के अंदर अंदर ये चित्र आपके लिए बड़ा आसान होने वाला है। कैसे सर? आइए दिखाते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले आप ये सोचिए कि जो भी धारामापी है, ये जी है, इसको अगर हमें वोल्टमीटर में बदलना है, वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम विभव का मान यानी वोल्टेज का मान ज्ञात करते हैं। तो अगर धारामापी को अगर हमें वोल्टमीटर में बदलना होता है तो इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो ये जो आपका निकाय बनता है ये बन जाता है वोल्टमीटर, और इस वोल्टमीटर को हम वहाँ जाके लगा देते हैं जहाँ पे हमें विभव का मान चाहिए। जैसे इस ए और बी बिंदु के बीच विभव हमें ज्ञात करना है। तो अब ये जो आपका संयोजन बना है इसको उठाइए और जाके इसके बीच लगा दीजिए, विभव का मान अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही तरीका है कि धारामापी को अगर वोल्टमीटर में बदलना है तो धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को हम जोड़ देते हैं और उसके द्वारा हम इसको वोल्टमीटर में बदल सकते हैं। और अब हमें जिस दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर चाहिए उसको उस दो बिंदुओं के बीच इस यंत्र को जाके लगा देंगे तो हमें दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें जो मैंने अभी आपको बताई वो आपको यहाँ पे जो डैश डैश में लिख रहा हूँ उसको लिख देना है। और उसके बाद क्या लिखना है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, अतः क्या हो जाएगा बच्चा, इसमें धारा का मान समान होगा तो क्या होगा, ये जो IG धारा आ रही है ये R के पास भी यही धारा जाएगी क्योंकि श्रेणी क्रम में है ये, तो जो धारा इसको मिलेगी वही धारा इसको मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हमें अगर इस AB के बीच का विभवांतर निकालना है V का मान, तो अतः विभव V बराबर क्या हो जाएगा ओम के नियम से I इंटू R। तो I का मान है IG जो कि समान रहेगा सबके लिए, और गुणे R का मान है G प्लस R, क्योंकि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तो G प्लस R हो गया। समझ आया सबको? तो अगर आपको यहां से G का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे, या अगर आपको R का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए अगर आपको R का मान निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा आपका V और बटे में IG और माइनस कैपिटल G। ये है आपका प्रतिरोध का मान निकालने का फॉर्मूला। तो अमीटर में भी आपने प्रतिरोध यानी शंट का प्रतिरोध R का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला देखा था, ये वाला फॉर्मूला देखा था। और जब हम धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित कर रहे हैं तभी भी प्रतिरोध का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपने देखा, तो ये वाला। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को आप याद रख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी बनेंगे। और अभी मैं एक क्वेश्चन इसी के आधार पर आपको करवाने वाला हूँ। सो करवा दूँ बच्चों एक क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन हो जाएगा तो ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप इस पूरे टॉपिक को समझ पाएंगे। सो आइए, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और यही फॉर्मूला जो लगेगा जो अभी मैंने पीछे पढ़ाया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी 100 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। इसे 100 वोल्ट परास के वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। श्रेणी प्रतिरोध यानी उस प्रतिरोध का मान आपको निकालना है जो उस धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, यानी R का मान निकालना है। निकालिए बच्चों, निकालिए। कौन निकालेगा? किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी चीज है गिवन दैट लिखना, कि उसमें दिया क्या क्या गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया गया है एक बार जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में जो दिया गया है वो सिंपली हमें लिख देना है 25 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी, यानी धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल G का मान दे दिया गया है 25 ओम। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, और उसमें 10 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, यानी I बराबर 10 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में बदलेंगे तो 10 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर। समझ आया? बहुत बढ़िया। और 100 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में, यानी V बराबर 100 वोल्ट, वोल्ट मीटर का आपका प्रतिरोध दे दिया गया है। श्रेणी प्रतिरोध निकालना है, कैपिटल R का मान आपको निकालना है। फॉर्मूला अभी जो बताया वही लगेगा। कौन सा फॉर्मूला बताया बचवा? फॉर्मूला आपको बताया था मैंने अभी, क्या था फॉर्मूला? R बराबर V बटे में IG माइनस G। रखिए वैल्यू को, R का मान मिल जाएगा, अभी तत्काल मिल जाएगा बच्चों। तो R बराबर V का मान आपका कितना है? 100, और बटे में IG का मान कितना है बच्चों? IG का मान कितना है? 10 मिली एम्पियर की धारा मापी में प्रवाहित हो रही है। सो 10 गुणे 10 की घात -3 और फिर -25, 10 दहा में 100, 10 ऊपर हो गया और 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो 10 की घात 3 प्लस में और एक ये 10 की घात 4 हो जाएगा। तो R बराबर हो गया आपका कितना? 10 की घात 4 मतलब 10 के बाद से 3 जीरो, यानी 10,000, और बटे में कितना है? 1 है, तो 1 रख दीजिए, यानी कि कुछ भी नहीं, और -25। तो ये 10,000 बटा 1 मतलब 10,000, और 10,000 में से 25 गया, 9,975 ओम। ये आपका आ गया करेक्ट जवाब, जो कि है उस श्रेणी प्रतिरोध का मान जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। सो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जितने भी बच्चों ने ए आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो देख सकते हैं बच्चों कि जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको डिराइव करवाया उसी फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला जो अभी मैंने डिराइव कराया आपके लिए, जो धारामापी का वोल्टमीटर में परिवर्तन के लिए फॉर्मूला है, उसमें जो प्रतिरोध जोड़ा गया है उसके श्रेणी क्रम में, उसका मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैंने दिया उसी पर एक क्वेश्चन आपको करा दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपके किताब में मिल जाएंगे, आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, तो आप उसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, मेरा काम है क्विक रिवीजन आपका करा देना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है? 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है? किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है, कौन बताएगा? इसका आंसर कौन देगा? इसको HW के तौर पर रख दिया जाए क्या बच्चों? वैसे याद रख लीजिएगा, वोल्ट मीटर में प्रतिरोध जो है वो उच्चतम होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? उच्चतम होता है, और अमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बाकी कैसा लगा ये वन शॉट आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। छोटा सा चैप्टर था, और इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें मैंने इस सिंगल चैप्टर के ज़रिए कवर करा दिया। अब इस पे न्यूमेरिकल्स हम लाइव क्लास में करेंगे, जो लाइव क्लास शाम को 7 से 9 फिजिक्स की मेरी होती है इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइव क्लास में डेली आइए, ताकि हम और आप मिलके रोज़ाना इस लाइव क्लास को शानदार बना पाएँ और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद।